हाँ जी, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछली कक्षाओं में अपन आनुवंशिकी पढ़ रहे थे। आज की क्लास में आनुवंशिकी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आनुवंशिकी में अपन ने शब्दावली, आनुवंशिकी के नियम वगैरह सब पढ़ लिए थे और आज की क्लास में अपन आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे। ठीक है, आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रोग है हीमोफीलिया। सबसे पहला रोग आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया? यह एक्स लिंग संलग्न रोग है। मतलब दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। पुरुषों में एक्स और वाई और महिलाओं में एक्स और एक्स, ये दो गुणसूत्र होते हैं। तो ये वाला जो रोग है वो एक्स गुणसूत्र है, मतलब ये एक्स और ये एक्स। महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। महिलाओं में जो यह रोग होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं वाहक होती है। मतलब महिलाओं में ये रोग नहीं होता, महिलाएं सिर्फ इस रोग को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे एक महिला में ये अगर रोग है तो ये महिलाओं में ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे और यह रोग महिलाओं को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन उस महिला के जो बच्चा होगा, जो लड़का होगा, उसमें ये रोग फिर वो स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रकार से यह रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब खून जमता नहीं है। जैसे कि अपने को चोट लगती है तो उसके ऊपर जैसे ऊपर थक्का बनता है ना, वो थक्का, ये अगर रोग है तो वो थक्का नहीं बनेगा, खून बहता रहेगा। थोड़े बहुत लगने से खून बहना शुरू होगा और वो खून रुकेगा नहीं, थक्का नहीं बनेगा, वो खून चलता ही जाएगा। ठीक है, इसे शाही रोग कहते हैं क्योंकि इसका संबंध इंग्लैंड के राज परिवार से है। मतलब सबसे पहले ये रोग इंग्लैंड के जो राजा थे उनकी एक महिला थी, उन्हीं में ये रोग हुआ, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। तो यह शाही रोग है, इसका संबंध इंग्लैंड के राज परिवार से है। यह रोग पुरुष में होता है। यह रोग सिर्फ पुरुष में ही होता है, महिलाओं में नहीं होता। महिला सिर्फ इसकी वाहक होती है। जैसे कि मेल में ये रोग है, जैसे मेल में गुणसूत्र है एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स और ये एक्स एक्स। अगर महिलाओं में ये रोग हो जाता है किसी प्रकार से, जैसे कि एक्स अलग में, तो ये एक्स के ऊपर एच लग गया, एच मतलब हीमोफीलिया, और ये वाई। ठीक है, तो ये एक्स अलग में ही है, वाई पर ये कभी एच नहीं लगेगा क्योंकि ये वाई गुणसूत्र पर ये रोग नहीं होता, ये सिर्फ एक्स पर ही होता है। उस प्रकार से अगर महिलाओं में ये देखिए, ये दोनों ही एक्स एक्स है, अगर एक एक्स पर एच लग गया, मतलब एक एक्स गुणसूत्र इस हीमोफीलिया से प्रभावित हो गया, तो दूसरा गुणसूत्र नहीं होगा, ये दूसरा एक्स खाली पड़ा है, इसलिए महिलाओं में ये रोग होता ही नहीं है। अगर महिला में ये रोग हो गया, दोनों एक्स पर एच एच लग गया, मतलब दोनों ही रोग हीमोफीलिया से प्रभावित हो गए, तो फिर वो महिला गर्भ में ही, मतलब जैसे कि लड़की है और उस लड़की की माता को एक एक्स पर एच लगा हुआ है, दूसरे पर नहीं है, तो उसमें जो लड़की होगी, पैदा होगी, उसमें संभावना है कि एक एक्स पर उसकी एच लग जाए। अगर उसकी दोनों एक्स पर हीमोफीलिया से प्रभावित हो गए तो उस लड़की की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है,
एक हीमोफीलिया वाहक महिला की शादी सामान्य पुरुष से हो जाए। ये प्रश्न है कि एक हीमोफीलिया वाहक महिला की शादी सामान्य पुरुष से हो जाए तो कितने प्रतिशत बच्चे रोगी हो सकते हैं। प्रश्न को दोबारा पढ़ लें किस प्रकार से है। तो इसको देखते हैं कि एक हीमोफीलिया वाहक है। वाहक मतलब सबसे पहले कि एक माता है, मतलब एक स्त्री है, और एक पिता जो पुरुष है। तो स्त्री में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र हो गए। तो एक महिला जो है वो तो वाहक है, तो वाहक है तो X और एक X के ऊपर H लगेगा, तो ये एक X के ऊपर H लग गया। और पिता जो है उसका वो सामान्य है, ठीक है, तो इसका क्रॉस होगा। तो इसकी जो संतान होगी वो बच्चे कितने रोगी हो गए, कितने वाहक हो गए, कितने सामान्य हो गए, किस प्रकार से पता करेंगे। तो इसका सबसे पहले क्रॉस कराते हैं कि ये X और पहला ये X और ये X और X, मतलब इसके ऊपर H नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर H नहीं लगा हुआ, तो ये हो गया सामान्य, मतलब ये इसको कोई रोग नहीं होगा। दूसरा इस X का और उस पिता वाले Y का क्रॉस हुआ, तो ये X और Y, तो ये भी सामान्य होगा, इसमें भी कोई रोग नहीं होगा। अगला जब माता वाले दूसरे X का और पिता वाले इस X का जब क्रॉस होगा तो ये X बनेगा, ये महिला बनेगी X और X, और इस माता वाला X जो है उसके ऊपर हीमोफीलिया से ये प्रभावित है, तो ये भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये जो महिला या बच्ची जो प्राप्त होगी ये बच्ची वाहक होगी, रोगी नहीं होगी, ठीक है। अगला ये X माता वाला और पिता वाला Y, तो ये X और Y मतलब ये पुरुष बन गया, और पुरुष के ऊपर X के ऊपर एक H लगते ही पुरुष रोगी हो जाएगा। अब देखिए, एक तो रोगी हुआ, एक वाहक हुई और 2 सामान्य हुई, मतलब टोटल 4 है। तो 4 में एक रोगी हुआ, तो 4 में 1 का भाग मतलब 25%, तो 25% तो रोगी हुए। एक वाहक हुआ, मतलब 4 में 1 फिर 25% वाहक हुए, और 4 में 2 मतलब आधा, यानी कि 50% तो सामान्य हुए। तो इस प्रश्न का आंसर है कितने प्रतिशत बच्चे रोगी हो सकते हैं। तो रोगी हो सकते हैं 25%, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल है कि एक हीमोफीलिया रोगी मतलब एक हीमोफीलिया रोगी की शादी सामान्य महिला से हो जाए तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे रोगी व वाहक होंगे। एक हीमोफीलिया रोगी मतलब एक पिता है, रोगी कौन हो सकता है, पिता ही रोगी हो सकता है, महिला कभी रोगी नहीं होगी, महिला सिर्फ वाहक हो सकती है। अगर महिला रोगी हो गई तो वो रोगी, उसका जन्म ही नहीं होगा, वो गर्भ में ही मर जाएगी, इसलिए रोगी सिर्फ पिता हो सकता है हीमोफीलिया का, ठीक है। तो रोगी पिता है, उसकी शादी सामान्य महिला से हुई। ये देखिए इस प्रकार ये पिता रोगी, X के ऊपर H लगना है, Y के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ये X से अलग न रोग है, तो ये X के ऊपर H लग गया, और Y ये XY पिता हो गया, और X सामान्य महिला है, महिला के ऊपर H नहीं लगेगा। महिला के X के ऊपर H लगने से ये वाहक बन जाएगी, और वाहक प्रश्न में दिया हुआ कि महिला सामान्य है, ठीक है। इसका क्रॉस हो गया, इसका क्रॉस हुआ तो X महिला का X और पुरुष का X, ये X और X मतलब एक महिला बनी, X और X एक स्त्री बनी, एक महिला, दोनों के क्रॉस से पहले एक लड़की बनी, जो कि लड़की एक वाहक है क्योंकि ये पिता वाले X के ऊपर H से प्रभावित है, और ये X और महिला का एक X, ये दोनों X मिले तो X के ऊपर H लग गया, तो ये बन गई एक वाहक। दूसरा एक महिला का X और पुरुष वाला Y, XY ये लड़का बना, तो ये लड़का जो है, ये लड़का
रोगी नहीं है। ठीक है, अगला है ए माता का एक्स और ये कि एक पिता का एक्स। एक्स ये जो महिला बनेगी उसी पर पहले वाली की तरह ये वाहक हो गई, और जो लड़का बना ये वाहक नहीं है, ये रोगी नहीं है। ये जो लड़का बनता है इसमें, इस प्रश्न में जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो जो लड़का बनता है वो तो सामान्य होता है। जो ये दोनों लड़के बने हैं ये दोनों ही सामान्य हैं, लेकिन जो लड़कियां बनेगी वो लड़कियां वाहक बनेगी, रोगी कोई नहीं बनेगा। क्योंकि रोगी सिर्फ लड़का बन सकता है, इसमें लड़का सिर्फ सामान्य बनता है, रोगी नहीं बनता है। और महिला जो बनती है, लड़कियां बनती है वो दोनों ही, लड़कियां बनती है वो दोनों वाहक बनती है। इसलिए टोटल 4 बने, तो 4 में 2 वाहक, मतलब 4 का आधा 50% और 2 4 का आधा 50% सामान्य। अपने को पूछा कितने प्रतिशत बच्चे रोगी व वाहक होंगे, तो 50% वाहक और 50% रोगी। अगर इसी प्रश्न में बच्चों की जगह ऐसे पूछा होता कितने प्रतिशत लड़कियां रोगी व वाहक होगी, तो 100% लड़कियां वाहक होगी। कैसे? अगर इसमें अपन को सिर्फ लड़कियों का पूछा है तो अपन सिर्फ लड़कियां ही देखेंगे, तो इसमें लड़कियां बनी है 2 और दोनों ही, मतलब 2 बनी दोनों ही वाहक है, मतलब पूरे की पूरी जितनी बनी उतनी वाहक, तो पूरे की पूरी मतलब 100%, तो 100% लड़कियां वाहक है। अगर पूछा होता कि कितने प्रतिशत लड़के रोगी है, तो कितने प्रतिशत लड़के रोगी है, लड़का कोई भी रोगी नहीं है, मतलब 0% लड़का रोगी है। इसमें पूछा कितने प्रतिशत बच्चे, मतलब लड़के व लड़कियां दोनों का पूछा है तो 50%। ठीक है, अगला रोग है वर्णांधता। वर्णांधता इसकी जीन भी एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, मतलब जिस प्रकार से हीमोफीलिया में एक्स के ऊपर एच लगता था, उसी प्रकार से वर्णांधता में भी ये भी एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है। ये एक्स संलग्न रोग है, इसलिए एक्स लिंग संलग्न रोग कहती है। यह पुरुष व महिला दोनों में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ये पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है, वो सिर्फ पुरुष में पाया जाता था, लेकिन वर्णांधता पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। इसे एक्स लिंग अप्रभावी रोग कहते हैं। एक्स लिंग अप्रभावी रोग कहते हैं। इसमें रोगी लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। उसका लक्षण था कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता था, लेकिन इसमें जो रोगी होता है वो लाल रंग और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, मतलब उसको लाल रंग और हरे रंग में पता नहीं चलता कि अगर वो लाल को हरा कहेगा, हरे को लाल कहेगा। इस प्रकार से वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाएगा कि हाँ हरा कौन सा है और लाल कौन सा है, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें मेल जो है पुरुष, उसके ऊपर एक्स और वाई गुणसूत्र होते, तो एक्स गुणसूत्र जो है वो डब्ल्यू जो है ये इस वर्णांधता का सिंबल है। जिस प्रकार से एक्स के ऊपर एच लगने से वो हीमोफीलिया का सिंबल होता था, उसी प्रकार से इसमें वर्णांधता में डब्ल्यू लगता है। तो एक्स के ऊपर डब्ल्यू लगा, तो एक्स और वाई ये पुरुष में एक्स के ऊपर डब्ल्यू लगा, मतलब जिसका एक्स गुणसूत्र है वो वर्णांधता से प्रभावित है। और वाई मतलब पुरुष के ऊपर एक एक्स के ऊपर डब्ल्यू लग जाने से पुरुष रोगी हो जाएगा। दूसरी है महिला में दोनों एक्स होते हैं, तो एक एक्स के ऊपर लगने से महिला वाहक होगी, और दोनों के ऊपर अगर लग गया डब्ल्यू तो महिला रोगी होगी। इस बात का ध्यान रखना है, अगर महिला के दोनों एक्स पर डब्ल्यू लग गया, मतलब दोनों ही एक्स वर्णांधता से प्रभावित है, तो वो महिला दोनों है तो वो महिला रोगी होगी। और एक एक्स अगर वर्णांधता से प्रभावित है तो वो महिला वाहक होगी। हीमोफीलिया में दोनों पर हो जाने से महिला की मृत्यु हो जाती थी, वो रोगी नहीं बन सकती थी, लेकिन वर्णांधता में वो रोगी होगी और उसका जन्म होगा, लेकिन वो उस रोग से ग्रसित होगी। ठीक है, इसका सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि एक वर्णांधता महिला
मतलब एक रोगी महिला की शादी सामान्य पुरुष से। ये देखिए एक महिला है, ये माता है, और इस माता रोगी है। रोगी मतलब दोनों एक्स के ऊपर डब्ल्यू लगेगा, तो ये दोनों एक्स पर लग गया। और सामान्य पिता, इसको कोई रोग नहीं है, उनका दोनों का क्रॉस हुआ, तो इसके क्रॉस होने से ये पहला एक्स माता का और दूसरा ये पिता का एक्स एक्स ये बना, मतलब एक लड़की बनी जो कि वाहक है। ये देखिए वाहक कैसे है, क्योंकि एक एक्स के ऊपर डब्ल्यू लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक माता का एक्स और एक पिता का वाई, इससे एक्स और वाई बना, मतलब एक लड़का बना। लड़के के एक एक्स के ऊपर डब्ल्यू लगने से लड़का रोगी होगा, और महिला के एक एक्स के ऊपर डब्ल्यू लगने से महिला वाहक होगी। तो ये लड़का बना, लड़के के एक एक्स के ऊपर डब्ल्यू लगा तो लड़का ये रोगी हो गया। फिर दोबारी लड़की बनी तो लड़की वाहक बनी, एक और लड़का बना तो लड़का रोगी बन गया। मतलब टोटल 4 बने, 4 में से 2 लड़कियां बनी। लड़कियां दोनों ही वाहक है और लड़के दोनों रोगी है। अपने को पूछा कितने प्रतिशत रोगी प्राप्त होंगे, तो 4 में से 2 रोगी हुए, मतलब 4 में से 2 कितने प्रतिशत, 50%। प्रतिशत कैसे निकालना है, 4 में से 1 मिनट, ये है टोटल थे 4, 4 में से 2 इंटू 100, ये गया 25 बार, 25 इंटू 2 मतलब 50% रोगी प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष, उसमें एक वर्णांध महिला थी, इसमें एक वर्णांध पुरुष की शादी वर्णांध महिला, मतलब दोनों ही रोगी है, भरपूर रोगी है दोनों ही, तो कितने प्रतिशत संतान रोगी होगी। तो इसमें महिला भी रोगी है, मतलब दोनों एक्स के ऊपर डब्ल्यू, पिता भी रोगी है, पिता की एक एक्स होता है उसके ऊपर डब्ल्यू लगा हुआ, दोनों का क्रॉस हुआ, तो एक महिला भी रोगी, लड़का हुआ वो भी रोगी, फिर लड़की भी वो भी रोगी, और फिर लड़का हुआ वो भी, सारे के सारे रोगी, मतलब 100% रोगी। ठीक, इस प्रकार से आप सवाल, इन्हीं तरह के सवाल आप कहीं से प्राप्त करके उन सवालों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एक वर्णांध पुरुष की शादी, एक वर्णांध पुरुष की शादी मतलब ये सामान्य महिला से हो जाए एक्स एक्स, तो कितने प्रतिशत रोगी संतान होगी। तो ये एक्स और एक्स, महिला का एक्स 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 मतलब एक लड़की हुई जो कि वाहक है, इसमें एक लड़का हुआ, लड़का सामान्य हुआ, फिर लड़की हुई वाहक और लड़का सामान्य, मतलब दोनों लड़के सामान्य होंगे, जो लड़कियां होगी वो वाहक होगी, रोगी कोई नहीं होगा। इसमें पूछा कितने प्रतिशत रोगी होगी, तो रोगी 0% और वाहक जो होंगे वो 50%। वाहक ने पूछा, इसमें पूछा है रोगी के बारे में, तो रोगी 0%। ठीक है, ये दोनों ही रोग इम्पोर्टेंट थे और ये दोनों बड़े रोग थे। आगे जो है वो छोटे छोटे रोग है, उसमें सिर्फ अपने को याद रखना है कि वो किस प्रकार से होती है और उनके लक्षण क्या होते हैं, बस ये याद रखना होता है। अगला है जो वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मतलब एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, अपन ने पहले पढ़ा था 46 में से 46 मतलब 23 जोड़ी होती है, तो 23 में से 22 जोड़ी तो ऐसे होती है जो कि शरीर का निर्माण करती है, जैसे हाथ का निर्माण हुआ, पैर का निर्माण हुआ, पैर किस प्रकार से होगा, कितनी अंगुलियाँ होंगी, पैर कैसे होगा, लंबा होगा छोटा होगा, कितना लंबा होगा कितना नहीं होगा, हाथ कितना लंबा होगा, हाथ किस प्रकार से होगा, पशुओं की तरह होगा या मनुष्य की तरह होगा, कान कैसा होगा, आँख कैसी होगी, इस प्रकार से। लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र, कितने जोड़ी, एक 22 ये टोटल 23 जोड़ी है, तो एक जोड़ी गुणसूत्र मतलब एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स एक्स महिलाओं में और एक्स वाई पुरुषों में, ये एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसे है जो कि लिंग निर्धारित करते हैं कि
एक लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो उसमें ये लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस प्रकार से पता चलेगा? वो सिर्फ इस एक जोड़ी गुणसूत्र से पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है, यह लिंग गुणसूत्र से होता है, मतलब कुल गुणसूत्र 23 जोड़ी। तो इस रोग में 45 गुणसूत्र, मतलब 46 नहीं होते हैं, एक्स और वाई, तो इसमें ये यहाँ तक ही होगा, मतलब 45, एक एक्स गुणसूत्र की कमी होगी इसमें, तो ये हो जाएगा, मतलब ये रोग पुरुष में नहीं होगा, ये सिर्फ रोग महिलाओं में होगा। एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, मतलब एक्स और 0, ऐसा यहाँ जहाँ पर भी दिखे वो होता है टर्नर सिंड्रोम। ये देखिए, इस रोग में 45 गुणसूत्र ही होते हैं, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यह एक ऐसी महिला होती है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होने के कारण पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। महिला में पुरुष के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें अंडाशय कम विकसित होने के कारण जनन की क्षमता नहीं होती है। एक्स गुणसूत्र की कमी होना एक एक्स की मोनोसोमी कहलाता है। मोनोसोमी क्या है? कि गुणसूत्र की संख्या में कमी होना, और ट्राइसोमी मतलब गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होना। तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, और महिला का अंडाशय जो है, अंडाशय कम विकसित होने के कारण वो जनन की क्षमता, वो जनन नहीं कर सकती, इसमें वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। अगला रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है? पुरुषों में मतलब एक्स वाई होता है, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, और गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो ये 22 जोड़ी पहले, और एक्स और एक्स, ये एक जोड़ी एक्स वाई एक जोड़ी होते हैं, और एक एक्स गुणसूत्र आ जाने से ये रोग हो जाता है। ये एक ऐसा पुरुष होता है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र आया है, तो मतलब ये गुणसूत्र होने के कारण महिला के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है जैकब सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र 22 एक्स वाई मतलब 47 ही होते हैं। एक वाई गुणसूत्र की ट्राइसोमी, वाई गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा आ जाता है। यह वह पुरुष होते हैं जिनमें एक वाई गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण यह आक्रामक प्रवृत्ति की होती है, मतलब पुरुष के ऊपर वाले पुरुष जो अपराधी कार्य में लिप्त रहती है, इस कारण इन्हें सुपर मेल या क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अगला है सुपर फीमेल। होता सुपर मेल, ये सुपर फीमेल, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी मतलब 3 एक्स हो जाते हैं। एक्स और एक्स महिला में पहले से होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र और आ जाता है, तो इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त एक एक्स गुणसूत्र आ जाने से कामायुक्त की प्रवृत्ति अधिक होती है। अगला है क्राई टू कैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें जो 5वां गुणसूत्र है, काई गुणसूत्र, ये लिंग गुणसूत्र में नहीं होता है। ये 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन हो जाने से, मतलब 5वां गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र इस प्रकार से होता है, तो एक 5वां गुणसूत्र उसकी एक भुजा में विलोपन हो जाता है। गुणसूत्र इस प्रकार से हो जाता है, इस यहाँ पर विलोपन हो जाता है, जिससे शिशु के रोने की आवाज़ बिल्ली के समान होती है, इसलिए इसको क्राई टू कैट सिंड्रोम कहते हैं। अगला है पटाउन सिंड्रोम। पटाउन सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की में ट्राइसोमी रहती है, मतलब जो 13वां गुणसूत्र है वो एक अतिरिक्त हो जाता है, तो शिशु के ऊपरी होठ बीच से कटे हुए होते हैं। ये इसका लक्षण है। मानसिक विकास कम होता है, इसमें कान व तंत्रिका तंत्र का असामान्य विकास होता है। अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी मतलब 18वां गुणसूत्र एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, इसमें अंगुली की संरचना में विकार हो जाता है। अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इसकी खोज लैंटन डाउन ने की थी, इसलिए इसका डाउन सिंड्रोम। इसका शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता, इसमें मंगोलिज्म मूर्ख भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम जिसको होता है उसको मंगोलिज्म मूर्ख कहते हैं। अगला जो है वो है सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया मतलब 11वें गुणसूत्र में बिंदु उत्परिवर्तन होता है, मतलब 11वां गुणसूत्र है उसमें उत्परिवर्तन होता है। क्यों? मतलब 11वां जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र को कोई दूसरा गुणसूत्र आके उसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इसमें उत्परिवर्तन होता है, जिसमें आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी उभयावतल होती है, उसका आरबीसी का आकार उभयावतल होता है, लेकिन ये रोग हो जाने से हंसियाकार हो जाती है। इसे रोगियों को मलेरिया रोग नहीं होता। जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया रोग नहीं होता, अर्थात वे मलेरिया प्रतिरोधी होती है। अगला रोग है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग जिसमें 11वें व 16वें गुणसूत्र की बीटा व अल्फा श्रृंखला में कमी होने से होता है। 11वां गुणसूत्र है और 16वां गुणसूत्र है, इसकी जो चैन होती है इस प्रकार से, तो इसमें बीटा चैन और अल्फा चैन, इन दो चैनों में क्या होता है, इन श्रृंखला में कमी से होता है। इन श्रृंखला में कमी होती है, इसमें अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण नहीं होता। जिसको थैलेसीमिया रोग है उसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता। अगला है पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली इसमें अतिरिक्त अंगुली का निर्माण हो जाता है। ब्रैक्टेक्टाइली इसमें अंगुली या पंजा छोटा होता है। अगला हंगिस्टन कोरिया, चौथे गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से होता है। चौथा गुणसूत्र है उसको कोई अन्य गुणसूत्र, दूसरा गुणसूत्र उसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इसमें हंगिस्टन कोरिया रोग होता है। अगला है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें फिनाइल एलेनिन ये एक एंजाइम है, फिनाइल एनाइलिल हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की कमी से फिनाइल कीटोन यूरिया रोग होता है, जिसमें फिनाइल एलेनिन रक्त में बढ़ जाता है। तो शरीर में कमी होती है, रक्त में ये फिनाइल एलेनिन बढ़ जाता है। मस्तिष्क में बढ़ जाता है, मस्तिष्क में एकत्रित होकर मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगला है एल्केप्टोन यूरिया। इसमें होमोजेनेटिक एसिड की कमी होती है, जिससे मूत्र में एल्केप्टोन एकत्रित हो जाता है, मूत्र का रंग काला हो जाता है और वायु के संपर्क में आते ही उसका रंग काला हो जाता है। ये थे आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग पढ़ने पड़े, उसमें कुछ रोग ऐसे थे जो एक्स और वाई गुणसूत्र में होते थे, कुछ रोग ऐसे थे जो कायिक या अलिंग गुणसूत्र जिसको कहते हैं, एक थे लिंग गुणसूत्र वाले, एक थे अलिंग गुणसूत्र वाले। तो इसको इसका वर्गीकरण दिया हुआ है कि लिंग गुणसूत्र वाले कौन कौन से थे। तो लिंग गुणसूत्र में भी अपन ने पढ़ा कि हीमोफीलिया एक्स के ऊपर ऐसा लगता था, ये इस प्रकार से हीमोफीलिया था। वर्णांधता ये भी एक्स गुणसूत्र से लगता था। अगला था टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स और एक जीरो मतलब एक्स गुणसूत्र की कमी होती थी। अगला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाता था। जैकब सिंड्रोम, इसमें एक वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाता था। सुपर फीमेल, इसमें तीनों ही एक्स महिलाओं में होता था और इसमें एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त जुड़ जाता था। ये छह रोग जो थे वो थे लिंग गुणसूत्र, और बाकी वाले डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, हंगिस्टन कोरिया, क्राइटोकैट, सिकल सेल, ये सब अलिंग गुणसूत्र वाले रोग थे। थैलेसीमिया ये सभी, ठीक है। ये हो गया आनुवंशिक रोग हो गए पूरे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक